तो कुल मिला के वो जो खर्चा था वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया था। अच्छा, जितने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अंदर का है, वो कभी कभी एकदम से शट डाउन हो जाता है। हमको कभी भी पता ही नहीं लगा DPF रीजन होता क्या है। तब भी रात को 2 बजे 1-2 बजे ऐसा नहीं होता कि यार मेरी कमर की हालत खराब हो गई या फिर मेरे को अब पूरा प्रॉपर रेस्ट ही करना है। तो ड्राइवर लिमिटर 4000 में बूम 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 गाड़ी करने लग जाती है और पूरा खींच के ले जाता है। मतलब रिलायबिलिटी जो बात करते हैं ना कि भी ठीक है टोयोटा बहुत रिलायबल है, तो महिंद्रा भी रिलायबल है। मैंने इसका रेट लगवाया तो उन्होंने बोला 8 लाख रुपए मिलेंगे सर। जो हमारा वर्क पर्पस है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बट फैमिली वाली फीलिंग उसके अंदर नहीं आती। ये थोड़ी लग्जरी और थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड कार है। आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि जो आज हमारे पास गाड़ी ही बड़ी स्पेशल है। उसका मैं सबसे पहले आपको ओडोमीटर दिखाना चाहूँगा। 1,56,156 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। XUV 700। इसका हम ओनरशिप एक्सपीरियंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ओनर से मैं आपको मिला देता हूँ। हमारे मुकुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अंतरिक्ष भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों भाई इस गाड़ी को चलाते हैं रेगुलरली। मात्र 3 साल हुए हैं। 1 साल में इनकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर के आसपास चलती है। हमारे पास बहुत कुछ है जानने के लिए कि कितना सर्विस कॉस्ट आता है, कौन सा ये वेरिएंट है, कैसे ये चलाते हैं, क्यों इतना रन है इन लोगों का, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि यार इतनी रनिंग कैसे है आप लोगों की, क्या काम आप करते हैं, क्या ये गाड़ी दिन भर हाईवे पे ही रहती है क्या? सो बेसिकली हम लोग ड्रोन इंडस्ट्री के अंदर है। हमारी कंपनी जो है वो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ड्रोन उड़ाने की, और साथ में हम लोग एरियल सर्वे मैपिंग भी करते हैं। जो आपने सुना होगा जमीनों के नक्शे आजकल ड्रोन से बनते हैं, तो वो काम हम लोग करते हैं। और उसके लिए हम लोग पैन इंडिया ट्रैवल करते हैं। अच्छा। ऐसे सीन्स होते हैं कि जैसे आज सुबह 7 बजे मैं जयपुर से निकला और कल शाम को मुझे आंध्र प्रदेश में फॉर एग्जांपल हैदराबाद पहुंचना है, या फिर मुझे जम्मू में ऊपर पहुंच जाना है, या फिर मुझे हरियाणा में कहीं पहुंच जाना है। तो उस तरीके से हम लोगों की एक बार में ट्रैवलिंग जो होती है करीबन 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की ट्रैवल होती है। तो उस वजह से रनिंग हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। अंतरिक्ष जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ चली है, किस किस टेरेंस में आपने इस गाड़ी को चलाया है? मैं बोलूँगा कि जम्मू से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके आसाम, तो चारों दिशाओं के अंदर इस गाड़ी को हम लेके गए हैं, बाय रोड लेके गए हैं। क्योंकि इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारे जैसे बताया कि हमारी जो कंपनी हॉगवर्ड स्कूल ऑफ ड्रोन्स है, वो ड्रोन से रिलेटेड काम करती है। और ड्रोन्स में क्या होता है, बैटरीज हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। ड्रोन्स बल्कि साइज़ में होते हैं, तो फ्लाइट्स में बैटरीज को आपको पता है ले जाना अलाउ नहीं होता, तो फ्लाइट्स का ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। दूसरा, गाड़ी जो हमको चाहिए SUV होनी चाहिए जो मोस्टली सब जगह चली जाए, हर जगह एक्सेस मिल जाए हमको, और हमारे हिसाब से गाड़ी हो। तो इसलिए ये गाड़ी जो हमने ली थी, जो हमको टिक्स जो एक आप वो देखते हो ना अपने दिमाग में ऑप्शन रखते हो कि ये सारे फीचर होने चाहिए, तो वो इस गाड़ी के अंदर है। और माइलेज बढ़िया है गाड़ी का, तो इस हिसाब से हम लोग गाड़ी को लेके कहीं भी जाएंगे ना, तो अगर आप उसका फ्लाइट का कैलकुलेशन लगाओगे और गाड़ी का कैलकुलेशन लगाओगे, वो लगभग सिमिलर ही आएगा। अच्छा। तो इसलिए हम सोचते हैं गाड़ी लेके जाए, साथ में नज़ारे भी होते हैं मज़ेदार, और गाड़ी को चलाने का भी मज़ा आता है। और माइलेज की बात इन्होंने करी। माइलेज मैं आपको बता देता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। ये बता रहे हैं कि ये गाड़ी इनको हाईवे में अगर ये 100 की स्पीड में चलते हैं रेगुलरली, तो 20 के आसपास का माइलेज ये निकाल कर देती है। ये वैसे डीजल है, डीजल में ये MX वेरिएंट है। इन्होंने अलॉय वगैरह लगा रखे हैं, बाकी कुछ खास इसमें कराया नहीं है। इस गाड़ी को ये एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, रेगुलरली आपको हाईवे पे चलना होता है, आपको किस किस फीचर की कमी लगती है इस गाड़ी में? जब मैं हाईवे पे कंटिन्यूसली चल रहा हूँ सेम कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, तब मुझे लगता है कि क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट मतलब ऐसा मुझे जो पर्सनली लगे ऐसा कुछ कमी इसके अंदर नहीं है। म्यूजिक सिस्टम जो स्टॉक म्यूजिक सिस्टम है वो अच्छा है, आपको अच्छा साउंड उसके अंदर मिलता है। डैट पैडल भी है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, आप आराम से कंफर्ट वहाँ पर रह सकते हो। सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। मैं कंटिन्यूसली अगर 6 घंटे 10 घंटे भी गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि बैक पेन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी। आराम से मैं कंफर्टेबली इसको ड्राइव कर लेता हूँ। आपने जब गाड़ी परचेज करी होगी, इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, और डीजल आपको चाहिए थी, अच्छी एवरेज वाली गाड़ी चाहिए थी, तो बहुत सारी गाड़ियां हैं। इससे छोटे वाले सेगमेंट में जैसे हम क्रेटा की बात करें, सेल्टोस की बात करें, तो उससे भी आपका पर्पस सॉल्व हो सकता था। उस टाइम पे क्रेटा का नया मॉडल आ रखा था, सेल्टोस भी था, और उसके अलावा हमने वैसे तो जो बोलेरो नियो आई थी वो भी आ गई थी। अच्छा। और हमने स्कॉर्पियो जो नॉर्मल वाली आती है वो भी देखी थी, और उसके अलावा हमने टाटा में भी देखी थी, हैरियर, बेसिकली सारे चीज़ें हमने देख ली थी। तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया ना कि इमेजिनरी हमारे पास में पॉइंट्स थे क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था, गाड़ी जो है वो ऐसी होनी चाहिए और वो 4 मीटर से लंबी होनी चाहिए। उसका बड़ा रीज़न ये है कि सब 4 मीटर गाड़ियाँ जो है ना, उनको वो लोग एग्जैक्टली मतलब इतना कॉम्पैक्ट टाइप बनाते हैं, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होता है और आपको एक बड़ी गाड़ी वाला लुक नहीं आता।
आप क्रेटा को कभी भी देखोगे और इस गाड़ी को देखो, इवन दो प्राइस का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सही लेकिन ये एक बड़ी गाड़ी का लुक देगी आप। साथ में बूट स्पेस आप देखोगे, इसका काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, क्योंकि ये 5 सीटर है तो पीछे सीट्स नहीं है, तो आपको बड़ा बूट स्पेस। तो हम लोग हैरियर जो देखा था, हैरियर के अंदर हमको वो मज़ा नहीं आया बूट स्पेस में। अच्छा। हमने सफारी मैंने देखा था, सवारी में बैठने के बाद में आपके पैर में कुछ टच होता है या तो ऐसे कंफर्टेबल वो फील नहीं हो रही थी गाड़ी। बोलेरो न्यू में देखने गया, आई थिंक वो 12 लाख समथिंग ऐसे कुछ था उसका रेट उस टाइम पे। तो मैंने देखा सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके जब मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद सकता हूँ तो मैं फिर बोलेरो न्यू पे क्यों जाऊँ। और जबकि वो रियर व्हील ड्राइव हो वो एक अलग चीज़ है, पर आज के टाइम पे आप देखोगे मोस्टली सब जगह अच्छा कंस्ट्रक्शन है। वो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बोलेरो न्यू लेते या कोई दूसरी गाड़ी लेते तो उसके अंदर वो आपको एक फैमिली वाली फीलिंग नहीं आती। और अदर देन ये लगता है कि हम अपना काम को सॉल्व कर लेते, जो हमारा वर्क पर्पस है उसको हम सॉल्व कर लेते, बट फैमिली वाली फीलिंग उसके अंदर नहीं आती। ये एक थोड़ी लग्जरी और थोड़ी फैमिली ओरिएंटेड कार है। तो जैसे मैं फैमिली को भी कहीं पर लेके जा रहा हूँ, रादर मैं कि उनको बोलेरो नियो में बैठा हूँ या फिर मार्शल में बैठा हूँ, मार्शल मेरा और भी अच्छा पर्पस सॉल्व करती, बट वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। और मोस्टली क्या होता है कि रियर व्हील ड्राइव सोचते हैं कि वो गाड़ी निकल जाएगी हर जगह से, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो। फिर रियर व्हील ड्राइव वाले भी लोग फंसा लेते हैं गाड़ियाँ ले जाके, इवन 4x4 भी फंसाते हैं लोग फंसाने को। लेकिन ये है कि मोस्टली हमारा काम इस पर हो गया था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जो आप ये बता रहे हैं, ऐसा कभी देखने को मिला है आपको, ऐसा कोई इंसिडेंट वगैरह जब आपने गाड़ी को कहीं ऐसे एक्सट्रीम टेरेन में लेकर गए हो? ऐसा मतलब मल्टीपल बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास गाड़ी यही है। अब ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही है। अब हम लोग अभी जैसलमेर में काम कर रहे थे, तो जैसलमेर में आप जानते हो कि जो डेजर्ट वाला एरिया है, जहाँ प्रॉपर डेजर्ट है, जो बॉर्डर के अलॉन्ग है, तो तन्नोट है, तन्नोट से आगे जाके वहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ इज़ अ फोर्ट, वहाँ मिट्टी का बना हुआ फोर्ट है वो। तो उस वाले एरिया में हम लोग मोस्टली गाड़ी लेके जाते थे। तो वहाँ पर क्या, किशनगढ़ तक हाईवे टारमैक मिलेगा आपको, उसके आगे फिर कच्चा रोड है, डर्ट ट्रैक है। तो वहाँ पर मिलिट्री गाड़ियाँ चलती हैं, BSF की गाड़ियाँ चलती है, 4 टन बोलते हैं उनको। तो वो क्या है, जब चलती है उनकी विड्थ ज़्यादा है, तो वो चलती है तो 2 फीट गहरे गड्ढे बना देती है मिट्टी के अंदर। तो आपकी गाड़ी की बिकॉज टायर का व्हील इतना चौड़ा ही है नहीं, तो वो या तो ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी। एक पैर टायर का बीच वाले सेक्शन पे जहाँ ऊपर रहता है और एक टायर नीचे वाले सेक्शन पे। अब जैसे इधर बीच में लाने का ट्राई करोगे तो पूरी मिट्टी नीचे टकराती है। तो हम लोग एक जगह पे ऐसे ही चले गए थे अंदर गाड़ी खींच के। वो क्या है, उसमें हाइट्स भी आती है, ड्यून्स आते हैं, फिर क्रॉस करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा स्पीड बनाते हैं पहले कि ड्यून्स जैसे आने वाला आप एक्सीलेटर मारो। और ऐसा होता था कि हमारा रेव लिमिटर पहुंच जाता था कि हम लोग सेकंड गियर या थर्ड गियर में चलाएंगे, तो रेव लिमिटर 4000 पर बूम 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 गाड़ी करने लग जाती है और पूरा खींच के ले जाते हैं आगे। हम लोग गए वहाँ पर, जिस लोकेशन पर पहुँचना था पहुँचे, तो वहाँ पर एक वहाँ के जो लोकल मिलिट्री थी, वो BSF जो होती है, वहाँ पर एक गाड़ी आई थी हमारे पास में। तो उन्होंने बोला आप ये गाड़ी, ये 4x4 है क्या? बोला 4x4 तो नहीं है, तो सिविल गाड़ी है। बोले आप लेके कैसे आ गए यहाँ पे? बोले यहाँ तो हमारी 4x4 फंस जाती है लगे। मतलब जब हम ऊपर ड्यून के ऊपर से निकालते हैं, वो एक ऐसी जगह है कि स्टीप है और साथ में एंगल भी है कि आपको स्पीड भी चलानी है, गाड़ी घुमानी भी है। ऐसे हम लोग लेह के अंदर लेके गए इस गाड़ी को। तो लेह के अंदर भी अब तो खैर रास्ता अच्छा बन गया, लेकिन पहले जो था उस टाइम पर रास्ते खराब थे। तो हम लोग लेह के अंदर क्या होता है कि आपको पता है गाटा लूप्स आती है एक जगह। हाँ, आती है। गाटा लूप्स के अंदर वो बेसिकली टर्न्स है, उसमें क्या है शॉर्टकट बने हुए हैं, बीच बीच में से कच्चे रास्ते बने हुए हैं। हाँ। तो जाते टाइम तो हम चढ़े नहीं, क्योंकि पता है कि गाड़ी चढ़ाई है तो 2 व्हील ड्राइव तो नहीं चढ़ेगी। उतारते टाइम हमने जरूर उतारी उधर तो एक जगह ऐसी आ गई थी जहाँ वो शॉर्टकट डाके जब नीचे रोड मिलता है, हमको पता नहीं था कि वहाँ बहुत गहरा गड्ढा था। अच्छा। तो हमने गाड़ी जब उस पर टर्न करी तो गाड़ी झूल रही थी बस। क्योंकि एक टायर यहाँ टच हो रहा था, एक टायर वहाँ टच हो रहा था, पूरी गाड़ी झूल रही थी। मतलब 2 व्हील ड्राइव के साथ भी आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर लिया? हाँ, बहुत एक्सपीरियंस करे इसके साथ में। पहला लॉट है ये आपका। कुछ निगल्स आए जो कि महिंद्रा की गाड़ियों में जनरली देखने को ही मिलते हैं। जो एक सबसे कॉमन निगल जो सबको XUV 700 में फेस करने को मिला है, वो है इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है, उनमें से एक आवाज़ आती है, कुछ गड़गड़ करके आवाज़ आती है। तो अगेन वो सेम प्रॉब्लम हम लोगों को भी आई थी। अपार्ट फ्रॉम इट, थोड़ा सा इनका जो है जितने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अंदर का है, वो कभी कभी एकदम से शट डाउन हो जाता है और फिर वो एक कुछ टाइम के बाद में वापस से रीस्टार्ट होता है। तो ये 2 मेन इशू जो है हमको फेस हुए हैं। उसके अलावा ऐसा कोई इशू उसके अंदर नहीं है। शॉकर वाला सिस्टम जो उसका हमने काफ़ी टाइम सर्विस सेंटर पे हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी करी, बट उसका सच मेरे को लगता है उनके पास भी कोई इतना प्रॉपर सोल्यूशन था नहीं उस टाइम पे। तो उसका वो सोल्यूशन अभी तक पेंडिंग है। अभी इसका बुश रिप्लेस होना पेंडिंग है, तो अभी वो बुश हम लोग चेंज करवाएंगे। लेट्स सी उसके बाद में कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब ये स्टॉक में ही चल रही है अभी, कुछ मेजर चेंजेस उसमें हुए नहीं है, स्पेशली सस्पेंशन में। क्योंकि इन्होंने बीच में ना एक बार एक प्रेस रिलीज जारी करी थी, उसमें ये लिखा था कि इसके बुश है वो रिप्लेस होंगे तो ये आवाज़ चली जाएगी। आपने उसके मतलब ट्राई नहीं करा हो? उसके लिए मैंने सर्विस सेंटर में बात की थी। मैंने उनको बताया था कि भाई महिंद्रा ने खुद ने ऐसा सर्विस अपडेट दिया और आप मेरे गाड़ी के अंदर ये चीज़ चेंज करिए।
तो उन्होंने बोला था कि सर हमारी जो भी चीज़ें होती है ना वो हमारे सिस्टम पे चलती हैं, सॉफ्टवेयर हमको सारी चीज़ बताता है, बट आपकी गाड़ी पे कोई भी ऐसा अपडेट आ नहीं रहा है। तो इस वजह से हम लोग अब चाहकर खुद भी आगे से कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी गाड़ी पे ऑटोमेटिकली हमको दिखाई देगा वहाँ पर कि हमको ये अपडेट करना है, तो फिर हम वो अपडेट कर देंगे। तो इस वजह से मतलब मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो उन्होंने कुछ ऐसा चेंज नहीं करा था इसके अंदर। अब देखो, इन लोगों के लिए ये गाड़ी काफ़ी स्पेशल है, और हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि हमें इसमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। इस गाड़ी का क्या फ्यूचर हो सकता है अगर आप लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो स्पेशल गाड़ी को स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, और वो मिलेगा इन्वॉल्व एमिनेंस के इटर्नल पे। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसकी जो पैकिंग है उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। और आप इसकी बोतल देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रीमियम आपको लगने वाली है। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी फ्रूटी टाइप की आपको लगने वाली है, काफ़ी कूल कर देगी आपकी गाड़ी का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है। आपकी गाड़ी में कोई भी बैठेगा उसको काफ़ी पसंद आने वाला है। तो इस गाड़ी में हम ये लगाने वाले हैं। काफ़ी ऐसे तरीके हैं जिससे आप लगा सकते हैं। ये 3M का टेप इसमें आता है, आप इसके नीचे लगाकर डैशबोर्ड पे भी रख सकते हैं, और अपने कप होल्डर में भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आपने भी परचेज़ करना है तो ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इनके बहुत सारे टाइप के परफ्यूम आते हैं, आप एक ना एक ट्राई ज़रूर करना। सर्विस कॉस्ट क्या आती है लगभग, अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर्विस का, वो सारी बातें बताइए। देखिए, सर्विस में ऐसा है ना, आप ये एक बात ध्यान में रख के चलो कि एक गाड़ी अगर आप मारुति की बलियन ले रहे हो और एक गाड़ी आप XUV ले रहे हो, दोनों के अंदर सर्विस कॉस्ट का डिफरेंस तो आना ही आना है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, उसके हिसाब से पार्ट्स ज़्यादा है। अब इनिशियली क्या होता है कि शुरुआत के 4 सर्विस जो होती है उसमें लेबर कॉस्ट फ्री होता है, बहुत ज़्यादा पार्ट कुछ चेंज होता नहीं है, बिकॉज उसमें भी क्या है कि बिकॉज इंडियन ब्रांड है तो इनका इंजन ऑयल वगैरह जो है ना वो DF भी इसके अंदर डलता है, तो सब कुछ सस्ता ही आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इनिशियली जो हमारी सर्विस कॉस्ट थी वो लगभग 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये इस तरीके से जाती थी। लेकिन जैसे ही सबसे पहला आपको फटका लगता है जब आपके सारे ब्रेक पैड चेंज होने वाले होते हैं, तो वो ब्रेक पैड जो है इसके अंदर आगे वाला जो फ्रंट का सेट है वो लगभग 12-13 हज़ार का आता है, पीछे वाले वैसे कुल मिला के 30-35 हज़ार का आपका सिर्फ ब्रेक पैड ही होता है। उसके अलावा आपके पास इंजन के पार्ट जो रेगुलर सर्विस पे चेंज होने हैं, तो इस तरह की चीज़। अब जैसे ये 1.5 लाख किलोमीटर प्लस हो गई है, तो अभी हमारी जो लास्ट सर्विस हुई जिसमें इसके डिस्क भी चेंज हुए हैं, ब्रेक पैड भी चेंज हुए हैं, अंदर भी इंजन का कुछ वो ऑल्टरनेटर पुली वगैरह का कुछ पार्ट था वो चेंज हुआ है, तो कुल मिला के वो जो खर्चा था वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि आप देखोगे ना ब्रेक पैड और डिस्क और ये सब चीज़ें मिला के वो, और फिर उसके बाद इंजन ऑयल, फिर उसके बाद में DEF, फिर उसके ऑल्टरनेटिव पुली वाला पार्ट और सब चीज़ें मिला मिलू के वो लगभग खर्चा 1 लाख के आसपास पहुंच जाता है। इतनी बिलिंग में तो जनरली वो डिस्काउंट दे देते हैं, आपने रिक्वेस्ट नहीं करी? जो वहाँ पर सर्विस वैसे देखा जाए तो महिंद्रा में जो हमारे स्पेशली जो पर्टिकुलर जिस ब्रांच में हम लोग सर्विस करवाते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो हम लोगों को जितना डिस्काउंट हो सकता है वो करवा देते हैं। बट वो बोलते हैं कि सर इसमें जो हम लोग लेबर पे ही कुछ डिस्काउंट आपको दे सकते हैं, बाकी जो पार्ट्स जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही होता है, जिसमें लिखा हुआ आएगा वही आएगा। और लेबर में भी उनका ऐसा है कि हम लोग इतना माथापच्ची उनसे करते नहीं है, कि मुझे पता है कि वो ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लगाएंगे नहीं, और बाकी वो मेरे को पहले रिव्यू करने के लिए बिल देते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे आता है कि अप्रूव कर दो आप उसको, तभी वो लोग काम करेंगे उसके ऊपर। तो हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काम का नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि सर ये हटा देना। तो बोलते सर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है मैं खुद ही हटा दूंगा। तो इतना कुछ है नहीं। और ये मैं जो बता रहा हूँ 1 लाख वाला, ये 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद में आई है। 1.5 लाख चल गई है, तो इतने में मुझे लगता है कि आपको कोई दर्द भी नहीं होगा इतना। हाँ, इतना। और आप ये देखेंगे ना, इस गाड़ी में 17 इंच के टायर डलते हैं, एक टायर लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये का आता है। वहीं आप छोटी गाड़ी में देखोगे वो टायर 6 हज़ार रुपये का आता है। तो बड़ी गाड़ी आप लोगे, खर्चा साथ में आएगा ही आएगा, इसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए अगर आपकी इतनी रनिंग है तो। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये हमारे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जितना रनिंग हमको ये करके देती है, वहीं अगर हम दूसरे कोई टैक्सी या कुछ भी आप हायर करोगे ना तो वो हमको 5 टाइम्स एक्सपेंसिव पड़ेगा इससे। सही बात है। तो इसलिए ये जो रनिंग वगैरह है या टायर वियर एंड टियर है वो सब चीज़ें होनी है। बट एक नॉर्मल सर्विस की मैं बात करूँ जो लगभग 1.5 लाख या इससे लाख किलोमीटर से ऊपर पे शुरू हो जाती है, वो लगभग 15,000, 10 से 15,000 के बीच में रहती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट चेंज होगा ही होगा, क्योंकि उनके मैनुअल में भी होता है कि आपको ये इंटरनल पे ये पार्ट चेंज होना है। और उसके साथ बाकी बेसिक जो, ऐसा नहीं कि आपका ऑयल महंगा हो गया या कुछ और महंगा हो गया, वो कुछ भी महंगा नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट्स उसमें लगना शुरू हो जाएंगे। वो गाड़ी की एज के साथ में और उसकी रनिंग के साथ में वो तो होगा ही। अब मुझे लगता है कि आपकी 3-4 सर्विस तक कोई खर्चा आएगा नहीं, मतलब जो मेजर खर्चा है। अब क्लच का खर्चा मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, हो सकता है कि अभी हो सकता है टाइमिंग का, चेन का उनका शेड्यूल आ जाए कि इसको टाइमिंग पे चेंज करना है, गियर ऑयल चेंज करने का आ जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि उनके पास में जो भी उनका मैनुअल पे होगा कि ये चेंज होना है। बट मुझे पता है कि अब आने वाले टाइम में इसका भी उतना ही लगभग 10 से 15 हज़ार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग करवा लेते हैं ईजिली, क्योंकि वो हमारे लिए उतना काम। अब रनिंग भी आप देखो ना कि हमारी रनिंग इतनी है, वही नॉर्मल कोई पर्सन होता है 1.5 लाख किलोमीटर उनकी गाड़ी कभी चलती ही नहीं है। 25,000, 50,000 किलोमीटर लोगों की गाड़ी 10-10 साल के अंदर चलती है।
तो उनके पास इतना खर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी उनको करवानी नहीं है सर्विस। आप रनिंग ज़्यादा करोगे तो सर्विस भी अकॉर्डिंगली होगी उसकी। रेगुलरली आप हाईवे पे चलते हो, मज़ा आता है नहीं आता चलाने में? इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो उसको चलाने का मज़ा है, क्योंकि इंजन पावर बहुत अच्छी है, सीटिंग कंफर्ट अच्छा है और साथ में हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और ओवरऑल आपको जो एक एसयूवी का जो फील होता है, आप थोड़ा हाई पोस्चर पे ऊपर बैठे हो, आपको पूरा एम्बियंस और पूरा व्यू जो आपको वो अच्छा दिख रहा है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस वजह से जब हम लोग चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई सुबह 7 बजे चलाना शुरू करा और रात को 2 बजे तक चला रहे हैं, वो भी एक सिंगल पर्सन ही बैठ के चला रहा है गाड़ी, सिर्फ खाने के लिए, चाय के लिए बीच में आधे घंटे 15 मिनट के लिए रुके, तो वो चीज़ होती है। बट तब भी रात को 2 बजे 1-2 बजे ऐसा नहीं होता कि यार मेरी कमर की हालत ख़राब होगी या फिर मेरे को अब पूरा प्रॉपर रेस्ट ही करना है। हम लोग गाड़ी को ही में ही सीट फोल्ड करके सो जाते हैं और सुबह 6 बजे 7 बजे और जब आँख खुली उठ के वापस चल देते हैं। तो उतना कंफर्ट इसके अंदर मिलता है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, तो वो उस वजह से ओवरऑल बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। अच्छा, सस्पेंशन आवाज़ करते हैं, लेकिन जो कंफर्ट देते हैं उसके बारे में भी बताइए आप। कंफर्ट की अगर मैं बात करूं, हाई स्पीड पे बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूं तो बीच में जैसे आप किसी फ्लाईओवर पे चल रहे हो, बीच में अगर जॉइंट्स हैं, तो अगर आप 80 से ऊपर चल रहे हो, 70 से ऊपर चल रहे हो, तो वो आपको फील भी नहीं होंगे। बहुत हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत हल्का सा आपने जंप करा है, लेकिन ना के बराबर वो फील होता है और बहुत अच्छे आपको सस्पेंशन, आपको फीडबैक मिलता है अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो। मतलब मोर देन 60 आई कैन से कि आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप लो स्पीड पे हो तो फिर आपको वो सारे के सारे जो है फिर जर्क अंदर फील होते हैं सीट पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना भूल गया कि इसके जो टायर हैं वो कितने इंटरवल में चेंज होते हैं? जो टायर है इसका 80,000 किलोमीटर हमने पहले चेंज करवाया था, वो MRF के डलवाया था। इस बार हम लोगों ने 1.5 लाख किलोमीटर पे चेंज करवाया है और उसको अपोलो का डलवाया है। इसमें साथ में जैसे आपने पूछा कि ये हाई स्पीड में कैसा कंफर्टेबल है या लॉन्ग स्पीड में, इसमें ऐसा होता है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोग कहीं हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे और हाईवे पे ट्रैवल करते टाइम पे सडनली आई थिंक कोई पर्सन क्रॉस कर रहा था रोड। अच्छा, शाम का टाइम था, तो सामने से आपको पता लाइटें आती, इतना दिखता नहीं ढंग से, तो सडनली वो सामने मुझे बंदा दिखा, मैंने लगता 100 की स्पीड में इमीडिएटली गाड़ी काटी। तो इमीडिएटली गाड़ी कट के और हम लोग वापस स्ट्रेट लाइन पे आ गए। मतलब ऐसा नहीं हो कि गाड़ी अनस्टेबल हो या कुछ भी ऐसा फील हो। मतलब वैसे हम लोगों ने कभी इतना हाई स्पीड है कभी ऐसा कोई घुमाता नहीं है, बट ऐसा इमीडिएटली आया तो मुझे घुमाना पड़ा उसको, बट घुमाते ही वो गाड़ी अपने आप स्टेबल होकर वापस सीधे आ गई। वरना इतनी हाई स्पीड वगैरह आप एक इमीडिएटली कट मारोगे तो हो सकता है गाड़ी अनस्टेबल हो जाए। तो ये चीज़ मेरे को इसमें बड़े लगती है। आप ब्रेकर आते हैं, जैसे आते हैं ना हाईवे पे, छोटे छोटे ब्रेकर बना देते हैं वो 4-5 लाइन पे, अगर आप स्पीड चल रहे हो आपको दिखे नहीं वो ब्रेकर, तो गाड़ी उसके ऊपर से ग्लाइड कर जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कुछ हुआ है। ओवर टाइम कोई रैटलिंग वगैरह, कुछ अंदर क्वालिटी में इश्यूज, आवाज़ आ रही है कहीं से, ऐसा कुछ? ऐसा कोई इशू उसके अंदर नहीं है। बहुत कोई छोटा मोटा कभी 1-2 आया होगा तो वो सर्विस सेंटर को हमने बताया तो उन्होंने प्रॉपर्ली उसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसा कोई ऐसे पार्ट कहीं से लूज़ हो गया, निकल के आ रहा है प्लास्टिक बाहर, ऐसा कोई इशू उसके अंदर नहीं है। बिकॉज बहुत बेसिक मटेरियल उन्होंने यूज़ करा है प्लास्टिक का, और ज़्यादा कुछ उन्होंने लेदर वगैरह ऐसा कुछ स्टिचेस वगैरह है नहीं कि वो निकल गए, कुछ बाहर हो गया। अच्छा दिखता है और थोड़ा मजबूत भी है, तो कहीं से बाहर निकलने का, लूज़ होने का वो सब झंझट नहीं है इसके अंदर। कितना और रखना है गाड़ी को? 1.5 लाख तो चला दिया। अब ऐसा था कि ना कि अभी मेरा जो सर्विस आ रहा था, मैंने कॉस्ट का पहले कैलकुलेट कर लिया था कि इसमें टायर भी चेंज होने हैं, क्लच प्लेट और ये सब चीज़ें, सब का काम होने वाला है। तो मैंने सोचा था एक काम करते हैं, दिवाली से पहले मैंने सोचा था कि इस गाड़ी को एक बार निकाल देते हैं, प्राइस लगवाते हैं, और मैं ना स्कॉर्पियो 4x4 ले लेता हूँ एन। मैंने इसका रेट लगवाया तो उन्होंने बोला 8 लाख रुपये मिलेंगे सर। तो फिर मैंने देखा कि यार कोई मतलब नहीं है, अभी इसको और चला लेते हैं, क्योंकि इसमें मज़ा भी कम नहीं हुआ चलाने में, मज़ा वही की वही आता है जब हमने शुरुआत मिली थी और आज चला रहे हैं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ अभी इसको लगभग 2 लाख किलोमीटर के आसपास और दौड़ाते हैं, फिर इसको निकालेंगे। आप जो 80,000 किलोमीटर में ब्रेक पैड आपका चेंज हुआ, ये चीज़ें आप बता रहे हैं ना, तो ये भी मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। तो हाईवे पे रनिंग है, प्लस हम लोग क्या करते हैं, इंजन ब्रेकिंग भी यूज़ करते हैं। हमेशा ये नहीं कि आपको ब्रेक मार के ही गाड़ी रोकनी है। अगर आप जैसे आप सिटी में भी चला रहे हो तो आपको पता है कि आगे चौराहा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप गियर डाउन करके भी इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो। तो ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक के साथ में हम लोग इंजन ब्रेकिंग भी कर लेते हैं, तो उससे भी वेयर एंड टेयर बचता है ब्रेक्स का। टोल प्लाजा का बोर्ड आता है पहले, मैं अगर फॉर एग्जांपल 100 पे चल रहा हूँ, टोल प्लाजा का 1 किलोमीटर बोर्ड वाला जैसे ही निकलेगा मैं अपनी गाड़ी न्यूट्रल कर देता हूँ। अच्छा। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा, मेरी गाड़ी 50 के आसपास पे होगी, मुझे उतना ही ब्रेक लगाना है। तो इस तरीके से हम लोग ऑटोमेटिकली न्यूट्रल करके स्पीड कम कर लेते हैं रादर देन ब्रेकिंग। तभी 20 का एवरेज मिल रहा है। अभी आपने हेडलाइट चेंज करवाई है, पहले वाली का थोड़ा अच्छा नहीं था जैसा कि आपने बताया। इसमें बेसिकली हेलोजन बल्ब आते हैं, ये बेस वेरिएंट है। तो फिर मुझे इसमें थोड़ा हाई पावर चाहिए थी लाइट की, क्योंकि हम लोग रात को ट्रैवल करते हैं, वो सब होता है। साथ में आप आजकल हाईवे पे चलते हो तो सामने से गाड़ी आई बीम पे आती है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा हमको व्यू मिले, तो इसके लिए हमने इसमें हेडलैम्प चेंज करवाए थे। बट मैंने हेडलैम्प चेंज करवाए थे एक्चुअली मैं करोल बाग चले गया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पता किया था तो रेट्स का मुझे जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बोल रहे थे और इसके हिसाब से तो मुझे पता नहीं था।
तो मैं करोल बाग चले गया था, तो वहाँ से उन्होंने हेडलाइट डाल दिए थे और अब 3 साल हो गए हैं, अभी तक चल रही है। अभी एक हेडलाइट इसकी ख़राब हो गई है, एक तो चल रही है, हाई बीम पे नहीं चल रही है, वो एक नहीं चल रही है, बट हाँ ठीक ठाक चल गई है। चलो बातें काफ़ी हुई, थोड़ा सा मैं इसका फील लेना चाहूँगा कि ये अभी चल कैसी रही है 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद। देखो गाड़ी अभी स्टार्ट है, हल्की फुल्की वाइब्रेशन बड़ी है और इतना होता ही है, वैसे जो रेगुलरली चलाता है ना उसको फील नहीं होता। बाकी थोड़ा सा क्लच का मुझे लग रहा है, मैं भूल गया आपसे पूछना कि डीपीएफ इशू कोई आया है क्या, रीजन कितने बार हुआ है, ये आपका चलते चलते हो जाता है? हमको कभी भी पता ही नहीं लगा डीपीएफ रीजन होता क्या है। कभी इशू आया ही नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था किसी का जिसमें उन्होंने बोला था कि उनके कुछ एक प्रॉब्लम आने लगी तो उनको खड़ा होके फिर वो इंजन अपने आप आरपीएम तेज करके रीजन करता है। तो हमने कभी आज तक ये नाम ही नहीं सुना रीजन होता क्या है। तो ये हमने को सिर्फ डीपीएफ डलवाना होता है जो सर्विस सेंटर अपने आप डाल के दे देता है, क्योंकि हमारी रनिंग इतनी लंबी है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता होगा बैकग्राउंड में, हमको पता ही नहीं पड़ता उसका। 1.5 लाख किलोमीटर में एक बार भी पार्क रीजनरेशन नहीं किया इस गाड़ी ने। बाकी जो मैं जानना चाह रहा था वो मैं फील कर चुका हूँ, गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग बहुत प्यार से इसको चलाते हैं, ध्यान से रखते हैं, इसी वजह से हमको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप इस गाड़ी को अच्छे से समझ भी चुके हो। हाँ, वो क्योंकि 1.5 लाख किलोमीटर हमने चलाया ना, तो अब चीज़ें उसकी समझ में आने लग गई हैं। और फिर क्या है कि कभी भी हमको इस गाड़ी को कहीं भी जाना हो, आप सपोज आज हमको जाना है कि हमने डिसाइड कर लिया चलो ठीक है आंध्र प्रदेश चलते हैं, जो यहाँ से लगभग 1800-1900 किलोमीटर दूर होगा, या हमने डिसाइड कर लिया चलो अब ले जाना है, और या फिर कहीं असम में कहीं जाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं इसको लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ। गाड़ी रिलायबल है, मतलब 1.5 लाख किलोमीटर हम लोगों ने चला लिया। हम लोग एक बार में 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर एक बार में हम लोग चलाते हैं, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर मुझे अटकना पड़ गया, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, मैं हाईवे पे रुक गया कहीं पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब रिलायबिलिटी जो बात करते हैं ना कि भी ठीक है टोयोटा बहुत रिलायबल है, तो महिंद्रा भी रिलायबल है। अगर आपने बस गाड़ी को सही से मेंटेन कर रखा है, आप कितना ही चलाओ गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि एक बार मैं कहीं पर जा रहा था, लॉन्ग ट्रैवल कर रहा था, और मैंने अराउंड 500 किलोमीटर चलाने के बाद में मैंने भैया को फ़ोन करके पूछा कि यार इंजन चल तो जाएगा ना, ज़्यादा और चला लूँ गाड़ी को, दिक्कत तो नहीं आएगी। बट फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस करा 1000-1200 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे आप गाड़ी को चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलायबल है, कहीं आपको अटकाएगी नहीं कभी भी। 24 घंटे हम लोग ऐसा होता है कि अगर 2 बंदे बैठे हैं, दोनों अच्छे ड्राइवर हैं, तो मैंने गाड़ी चलाई 24 घंटे, अब मुझे नींद आने लग गई तो मैं साइड सीट पर जाऊंगा इधर, और गाड़ी कंटिन्यू चल रही है। हम लोग गाड़ी को खाना खाने के अलावा रोकते ही नहीं है, वो चलती ही रहती कंटिन्यू। तो हम लोगों को पहले ऐसा लगता था कि यार हमने बहुत जगह सुना था कि 300 किलोमीटर चलाने के बाद में गाड़ी को ब्रेक देना चाहिए, ठंडा करना चाहिए, ये वो। और हमने गाड़ियाँ लिटरली देखी है कि हाईवे पे लोग अपने बोनट खोल के खड़े रहते हैं गाड़ियों को ठंडा करने के लिए, पर इसके साथ में हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। हम लोग लगातार गाड़ियाँ चलाई हैं कि 48 घंटे तक गाड़ी लगातार चल रही है, रुक ही नहीं रही है। मतलब खाना खाने के लिए ऑफकोर्स थोड़ा बहुत रुकते हैं, वो रुकते हैं, और ड्राइवर चेंज हो गया उसके बाद में भी गाड़ी कंटिन्यू चल रही है। तो हम लोग को भी ऐसा इशू आया नहीं कि, और हो सकता है कि ऐसा होता भी हो कुछ लोगों के साथ में, बट इस पर्टिकुलर कार के साथ में, इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में हमको फील नहीं हुआ कभी भी। तो देखो ये है महिंद्रा XUV 700 की कहानी। 1.5 लाख किलोमीटर के साथ दोनों खुश हैं और अभी भी कॉन्फिडेंस बरकरार है गाड़ी के साथ, कहीं पर भी उठा के ये चल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं गाड़ी की, और साथ के साथ तमीज़ से भी चलाते हैं। 20 का एवरेज निकालते हैं, और यहाँ पर मुझे दिखा भी रहा था कि 17 का एवरेज अभी भी शो कर रही है। इधर देखिए अब तो 16.9 हो गया, मेरे चलाने से थोड़ा सा कम हो गया। थैंक यू सो मच आने के लिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतने दूर से आप चल के लिए आए हैं। स्पेशल 600 किलोमीटर चलाया है मैंने गाड़ी को, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और जानने के लिए कि यार कैसा, मतलब इतना चलाने के बाद कैसी चल रही है गाड़ी। बहुत सही चल रही है। अगेन थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। अब मिलेंगे सीधे 3 लाख किलोमीटर में। जरूर।